सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, जैसे कि आपको पता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे ना वो सारे हमने आपको करवा दिए। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन के बारे में, जिसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। भाई आज हमारे पास ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले हमने नेशनल इनकम के अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। और अगर उनमें से आपने कोई भी सेशन गलती से भी मिस किया है ना, तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। सभी सेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स हमारे साथ लाइव जुड़ सके और अगर कोई डाउट हो तो वो भी डिस्कस कर सकें। जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक करिए और तुरंत सभी फ्रेंड ग्रुप सर्कल में इसको शेयर करके वापस आइए। फिर आज का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से। ओके, आई होप आपने ये लेक्चर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया है। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और साथ ही साथ एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। देन एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आ जाइए बात करते हैं आज के टॉपिक की, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, और उनके जो भी टाइप्स हैं वो भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। चलिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, तीनों की क्लासेस हम कंडक्ट करवाते हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो अभिषेक। चलिए, कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। देखो, आपको भी पता है एग्रीगेट डिमांड के मेजरली 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सिलेबस में आपको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एग्रीगेट डिमांड के जो 2 मेजर कंपोनेंट्स आपके सिलेबस में आएंगे वो है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड का सबसे पहला और सबसे बड़ा कंपोनेंट है, इसलिए आपको कंजम्पशन फंक्शन अच्छे से करना पड़ेगा। यानी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है। हमें कंजम्पशन का बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन मींस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन विद रेफरेंस टू इनकम। यानी इनकम के अकॉर्डिंग मार्केट की कंजम्पशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इनकम बढ़ती है तो क्या कंजम्पशन भी बढ़ती है, जब इनकम कम होती है तो क्या कंजम्पशन भी कम होती है, जब इनकम जीरो होती है तो क्या कंजम्पशन भी जीरो होती है। ये रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है। द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन कैन ओनली बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इनकम, क्योंकि कंजम्पशन का बिहेवियर हम इनकम की हेल्प से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए इनकम और कंजम्पशन के बीच में हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन फंक्शन। द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज नॉन एज कंजम्पशन फंक्शन। आपके सामने कंजम्पशन फंक्शन जो है ना, वो एक फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। यानी इनकम के अकॉर्डिंग कंजम्पशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। स्केड्यूल आपके सामने है। हमारी इनकम जो है वो 0, 50, 100, 150, 200 कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। यानी जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में एक डायरेक्ट, एक पॉजिटिव रिलेशन है। सो इस टेबल की ऑब्जर्वेशन से 3 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हमारे सामने आए हैं। नंबर 1, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, यानी इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशन है, इसको स्टडी करना ही कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। जब हमने कंजम्पशन फंक्शन स्टडी किया, जब हमने इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन स्टडी किया, तो आउटकम क्या क्या आया? नंबर 1, देयर इज ऑलवेज एग्जिस्ट अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। भाई, चाहे आपकी इनकम हो, चाहे आपकी इनकम ना हो, यानी आप चाहे कुछ पैसा अर्न कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन करना ही पड़ता है अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यहां पर आप देख सकते हो, आपकी इनकम 0 है तो भी आपकी कंजम्पशन 20 है। सर ऐसे कैसे? पैसा नहीं है तो कंज्यूम कहां से किया? उधार लेकर। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन। दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। नंबर 3, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, नो डाउट कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन इनकम के इंक्रीज होने से हम अपनी सारी इनकम कंज्यूम नहीं करते, हम कुछ इनकम सेव भी करते हैं। सो यहां पर आप सेविंग्स भी देख सकते हो। जब आपकी इनकम 150 रुपीज है तो आप 140 रुपीज ही कंज्यूम कर रहे हो। क्यों भाई? 10 रुपए कहां जा रहे हैं? सेविंग्स में। जब आपकी इनकम 200 है तो आप 180 ही कंज्यूम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 20 आप सेव कर रहे हो। सो 3 ऑब्जर्वेशंस क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस रिलेशन को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो आप यहां पर क्लियर कट देख सकते हो। ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। आपकी जो इनकम है, जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इनकम 0 हो सकती है, लेकिन जो आपकी कंजम्पशन की लाइन है ऑरेंज कलर की, ये 0 से नहीं, ये एक मिनिमम लेवल से स्टार्ट हो रही है, जो कि यहां पर आप देख रहे हो। इस लेवल ऑफ इनकम को हम क्या कहते हैं? इस लेवल ऑफ कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनमस कंजम्पशन। यानी कि जब आपके पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, तब आप अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा उधार लेकर कंजम्पशन करते हो, तो उस कंजम्पशन को हम ऑटोनमस कंजम्पशन कहते हैं। एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज एग्जिस्ट अ कंजम्पशन लेवल, दैट कंजम्पशन लेवल इज नॉन एज ऑटोनमस कंजम्पशन। यानी आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप 20 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो, यानी आपका बैलेंस नेगेटिव चल रहा है। इसको हम कहते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन। ओके, सो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया, इसके भी 3 से 4 पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए। नंबर 1, आपकी कंजम्पशन लाइन जो है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, एक्स एक्सिस से नहीं। आप देख सकते हो, आपकी ऑरेंज कलर की जो लाइन है, वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकती। ये स्ट्रेट है, अपवर्ड है, मूविंग है, लेकिन वाई एक्सिस से स्टार्ट हुई है, 0 से नहीं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, आपकी जो इनकम कर्व है, वो 0 से स्टार्ट हो सकती है और ये भी अपवर्ड रहेगी, 45 डिग्री से स्ट्रेट लाइन बनाएगी। नंबर 3, इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। दोनों लाइंस आपके सामने हैं। नंबर 4, इनिशियली जो आपकी कंजम्पशन है वो इनकम से ज्यादा है, जो कि बट ऑब्वियस है। आपके पास शुरू में पैसा नहीं था कंज्यूम करने के लिए, लेकिन फिर भी आप कंजम्पशन कर रहे थे उधार लेकर, तो इसीलिए आपकी जो इनकम है वो बिगिनिंग में ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनमस कंजम्पशन, यानी उधार लेकर आप अपना गुजारा कर रहे हो। इसके बाद एक पॉइंट ऐसा भी आया जहां पर
आपकी इनकम और कंजम्पशन की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पर आपकी कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, यानी जितना आपने कमाया वो सारा आपने कंज्यूम कर दिया। इसका मतलब आपने कुछ सेव नहीं किया, आपके सेविंग्स जहां पर जीरो है। सो याद रखिएगा इस पॉइंट को, जहां पर सेविंग्स आपकी जीरो होती हैं, इस पॉइंट को जहां पर कंजम्पशन और इनकम आपकी इक्वल होती है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ओके, सिमिलरली ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ऑटोनमस कंजम्पशन थी, ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, सेविंग्स जीरो है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या हुआ, इनकम ज्यादा हो गई। ये रहा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, इसके बाद आपकी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आप कंज्यूम तो कर रहे हो लेकिन पैसा बचा भी रहे हो, और यहां पर आपकी सेविंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन फंक्शन मीनिंग क्लियर है। अब हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन के मैथमेटिकल या फिर एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन की। यानी कंजम्पशन फंक्शन को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो इसका मतलब एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में आपको एक तरफ कंजम्पशन और दूसरी तरफ इनकम देखने को जरूर मिलेगा। सो कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस rate of consumption. Consumption function is equals to autonomous consumption, यानी जब आपकी इनकम जीरो थी तब आप उधार लेकर कितना कंज्यूम कर रहे थे, प्लस जब आपकी इनकम बढ़ना शुरू हुई तब आप कितनी रेट से कंजम्पशन कर रहे हो। सो इस एल्जेब्रिक फॉर्मूला को जब आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंजम्पशन फंक्शन कितने आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑटोनमस कंजम्पशन करते हो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20, आपकी इनकम जीरो है, ऑटोनमस कंजम्पशन है 20। ओके, हम यहां पर 20 मेंशन कर देते हैं। यहां पर बी का मतलब है रेट, रेट एट विच कंजम्पशन इन इंक्रीजिंग, मतलब आप अपनी कंजम्पशन कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 0.8, यानी जितनी भी आपकी इनकम बढ़ती है उसका 80% आप कंज्यूम कर लेते हो। तो बताओ अगर आपकी इनकम 100 है तो आप कितना कंज्यूम करते हो। फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। हेलो मोहित, हेलो वैष्णवी, है ना। तो ये तो 0.8 आ जाएगा, यानी आप 100 रुपीज ही कंज्यूम कर लेते हो। अगर आपकी इनकम 100 है तो आप 100 रुपीज ही कंज्यूम कर लेते हो। दैट इज पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। सो बस आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला, आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन कितनी है, दूसरा आप कितनी रेट से अपनी कंजम्पशन को बढ़ाते हो, और तीसरा आपका इनकम लेवल कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इनकम लेवल 200 रुपीज है तो बताओ आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट, यहां पर 200 आ जाएगा, यहां पर 160 आ जाएगा, और आपका फाइनल आंसर आएगा 180। यानी अगर आपकी इनकम 200 रुपीज है तो कंजम्पशन फंक्शन के अकॉर्डिंग आप उसमें से 180 रुपीज कंज्यूम कर लेते हो और 20 रुपीज सेव कर लेते हो। सो कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। देखो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कंजम्पशन फंक्शन क्या है,
ये एक फंक्शनल रिलेशन है इनकम और कंजम्पशन का। कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन स्टडी करते हैं। अब हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की कैटेगरीज की, टाइप्स की। यानी इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन तो स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं? दो मेथड है हमारे पास। इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, उस रिलेशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो टेक्निक्स हैं। पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एक एक करके हम पता लगाते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देखो सिंपल है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि हम अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम करते हैं। अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है तो आप उसमें से कितने रुपीज कंज्यूम करते हो? 30, 50, 80 या पूरा का पूरा 100? सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स हाउ मच इनकम वी कंज्यूम्ड फॉर आवर सेटिस्फेक्शन। यानी हम हमारी इनकम का कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज कंज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर आपकी इनकम 0 है तो आप 20 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपकी इनकम 50 है तो आप 60 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपकी इनकम 100 है तो आप 100 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपकी इनकम 150 है तो आप 140 कंज्यूम कर रहे हो। हाउ मच इनकम अ पर्सन इज कंज्यूमिंग। कैसे पता लगाएं? सिंपल है। आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट करने का ना फॉर्मूला है। इट इज अ रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। यानी ऊपर आप लिखोगे कंजम्पशन, नीचे आप लिखोगे इनकम, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन ओवर इनकम, यानी आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में आप 20 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो जब आपकी इनकम 0 है, तो ये क्या आएगा? 0 या इंफिनिटी? इंफिनिटी, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कम्स टू इंफिनिटी। नेक्स्ट 60 आपकी कंजम्पशन है जबकि आपकी इनकम है 50, सो 60 डिवाइडेड बाय 50 ये आ जाएगा 1.2। यानी आप अपनी इनकम के कंपैरिजन में ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट 100 डिवाइड बाय 100 1, लास्ट 140 डिवाइडेड बाय 150 ये आ जाएगा 0.93। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि आप अपनी टोटल इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर देते हो, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कंजम्पशन ओवर इनकम। सो इस टेबल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक या एक से ज्यादा हो सकती है। कब? जब आपकी कंजम्पशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम। जब आप अपनी इनकम के कंपैरिजन में ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, आप उधार पैसा लेकर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनकम के कंपैरिजन में ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से ज्यादा हो सकती है। नंबर 2, आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 के इक्वल भी हो सकती है। कब? जब आपकी कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। नंबर 3, आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से नीचे भी हो सकती है। कब? जब आपकी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। इसका मतलब अब आप अपनी सेविंग्स करना स्टार्ट कर चुके हो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट पैसा है, आपकी सारी जरूरतें ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, तो आप सेविंग्स कर रहे हो। सो इन दैट सिचुएशन आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से नीचे जा सकती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज देयर इज इंक्रीज इन द इनकम। अभी मैंने आपको टेबल में दिखाया भी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी
आप ज्यादा पैसा कंज्यूम नहीं, सेव करोगे, दैट इज वाई। और लास्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपकी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। बिना कंजम्पशन के तो आप रह नहीं सकते ना। सो क्योंकि कंजम्पशन आपकी जीरो नहीं हो सकती, दैट इज वाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कभी आपकी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, अब अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देखो तो इनकम और कंजम्पशन आपको मैं ऑलरेडी डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके बता चुका हूं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। आपकी जो इनकम है वो जीरो से स्टार्ट हो सकती है, आपकी जो कंजम्पशन है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। अब अगर हम यहां पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, यहां पर कंजम्पशन आपकी ज्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब यहां पर आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से ज्यादा होगी। यहां पर जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, यानी नो सेविंग्स, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहां पर आपके एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक के बराबर होगी, क्योंकि जितना कंज्यूम किया, जितना अर्न किया वो सारा आप कंज्यूम कर रहे हो। इसके बाद आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कंजम्पशन, यानी अब आप अपनी सेविंग्स करना स्टार्ट कर चुके हो। और इस पॉइंट पर आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से नीचे होगी, लेस देन 1, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है। सो ऑब्जर्वेशन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि आप अपनी टोटल इनकम का कितना कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन यहां पर मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। लेकिन यहां पर अब हम क्या स्टडी करेंगे? हम ये पता लगाएंगे कि कितनी इनकम बढ़ने पर कितनी कंजम्पशन बढ़ती है। मान लो आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ जाती है, पहले आप 200 रुपए कमाते थे, फॉर एग्जाम्पल आप 200 रुपीज अर्न करते थे, अब आप 300 रुपीज अर्न करते हो, यानी आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ी। और पहले आपकी कंजम्पशन होती थी 150, अब आप कंज्यूम करते हो 200, तो आपकी कंजम्पशन कितनी बढ़ी? 50। सो अब हमें यह पता लगाना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमें टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन नहीं कंपेयर करना। हमें यह पता लगाना है कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो बढ़ी हुई इनकम में से कितना कंज्यूम करता है। जैसे इस बंदे की 100 रुपए इनकम बढ़ गई, तो ये 100 रुपीज की इंक्रीज्ड इनकम का 50 रुपीज कंज्यूम कर रहा है। How much change in income will leads to how much change in consumption. So it is a relation between change in consumption and change in income. जैसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, उसमें कंजम्पशन ओवर इनकम था। यहां पर भी कंजम्पशन ओवर इनकम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में ना हम चेंज रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर हमें कैलकुलेशंस करनी है बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। सो नंबर 1, पहले तो यहां पर फर्स्ट वैल्यू तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि इनकम 0 है, कंजम्पशन ऑलरेडी 20 है। हमें चेंज रिकॉर्ड करना है, तो हमारी इनकम जो है वो 0 से 50 हो गई, चेंज कितना आया? 50। हमारी कंजम्पशन 20 से 60 हो गई, चेंज कितना आया? 40। सो 40 डिवाइडेड बाय 50, ये आ जाएगा 0.8। सिमिलरली चेंज कितना आया यहां पर? 50। यहां पर चेंज कितना आया? 40। इनकम में चेंज कितना आया? अगेन 50। कंजम्पशन में चेंज कितना आया? 40। सो यहां पर हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हर बार 0.8 ही है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल नेवर बी मोर देन 1। भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि
बिगिनिंग में आपकी कंजम्पशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनकम, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा आपकी कंजम्पशन थोड़ी बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आपकी इनकम 200 से 300 हो गई, 100 रुपीज बढ़ गई, और दूसरी तरफ मैं आपको कहूं कि आपकी कंजम्पशन पहले 50 थी अब 500 हो गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आपकी इंक्रीज इनकम 100 रुपीज है, आपने एक्स्ट्रा अर्निंग 100 रुपीज की है, तो आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन 450 की कैसे कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपकी चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, आप ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते अपनी इनकम के कंपैरिजन में, इसलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक हो सकती है, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन एक हो सकती है। कब? सिंपल है, जब आपका चेंज इन इनकम चेंज इन कंजम्पशन के इक्वल हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल, मान लो कि भाई आपकी इनकम 200 से 300 हो गई, आपको फायदा कितना हुआ? 100 रुपीज का। आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग्स कितनी हुई? 100 रुपीज की। आपकी कंजम्पशन थी पहले 50, अब आप कंज्यूम करते हो 150, यानी आपने कंजम्पशन कितनी बढ़ाई? 100 रुपीज। जितना आपने एक्स्ट्रा अर्न किया उतना ही आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम कर दिया, तो 100 कैंसिल, तो इसका मतलब आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज जनरली ग्रेटर देन जीरो। ये जीरो भी नहीं हो सकती, नॉर्मली ये जीरो से ज्यादा होती है। जीरो कब हो सकती है? जब आप अपनी कंजम्पशन चेंज नहीं करते। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नॉर्मली जीरो से ऊपर होती है, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो नो डाउट आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इसलिए आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नॉर्मली जीरो से ऊपर होती है, लेकिन ये जीरो हो सकती है कब? जब आप अपनी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी जो इनकम है वो 200 से 300 हो जाती है, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होती है 100 रुपीज की, लेकिन आपकी कंजम्पशन पहले भी 50 थी अब भी 50 है, आप अपनी कंजम्पशन इंक्रीज ही नहीं कर रहे हो। इन दैट सिचुएशन कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया, इनकम आपकी 100 बढ़ गई, तो अगर आप इसको फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये जीरो आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो आएगा। सो नॉर्मली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो से ऊपर होता है, लेकिन ये जीरो हो सकता है कब? जब आपकी चेंज इन कंजम्पशन जीरो है, यानी आपने कुछ भी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं किया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से बड़ा नहीं हो सकता, जीरो से नीचे नहीं जा सकता, इसकी वैल्यू जीरो से एक के बीच में ही लाई करती है, और शॉर्ट रन में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहता है, 0.8 0.8 0.8। क्लियर है? चलिए, जैसे अभी हमने कंजम्पशन फंक्शन को कवर किया, सिमिलरली अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। आपको पता है कि जो भी इनकम अर्न की जाती है, जो भी इनकम एक नॉर्मल पर्सन अर्न करता है, या तो वो कंज्यूम कर लेता है सारी की सारी इनकम, या फिर उसमें से कुछ सेविंग्स कर ली जाती हैं। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इनकम इज कंजम्पशन, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से। वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इनकम इज सेविंग। भाई अगर आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग्स आती हैं तो आप वो सेविंग्स भी करते हो ना। सेविंग फंक्शन, भाई जैसे कंजम्पशन फंक्शन स्टडी करने के लिए आपको कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन स्टडी करना पड़ा, सिमिलरली सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। यानी अब आपको पता लगाना है कि इनकम और सेविंग्स के बीच में कैसा रिलेशन है। सेविंग फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ती हैं क्या? अगर इनकम कम होती है तो सेविंग्स कम हो जाती हैं क्या? अगर इनकम जीरो है तो सेविंग्स भी जीरो होती हैं क्या?
तो ये रिलेशन पता लगाना, इस रिलेशन को पता लगाना सेविंग फंक्शन कहलाता है। सो सेविंग फंक्शन क्या है भाई? सेविंग फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, जो कि बट ऑब्वियस है। इनकम और सेविंग्स के बीच में रिलेशन कैसा होगा भाई? पॉजिटिव ही तो होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम बढ़ती है वो अपनी सेविंग्स भी इंक्रीज करता है। हर बंदा करता है, नॉर्मल है। चलिए, सो इट मींस देयर इज इंक्रीज इन दिस सेविंग्स एज देयर इज इंक्रीज इन इनकम। अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहें तो ये रही है हमारे पास इनकम, ये रही हमारे पास कंजम्पशन, और ये रही हमारे पास सेविंग। अगर आपकी इनकम जीरो है, आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, लेकिन अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए आप उधार लेते हो और 20 रुपए कंज्यूम करते हो, तो बताओ आपकी सेविंग्स क्या होंगी? नेगेटिव्स। यहां पर आपकी सेविंग्स नहीं होंगी, डिस सेविंग्स होंगी। इसको आप क्या बोलोगे? डिस सेविंग्स, या फिर आप इसको ऑटोनमस सेविंग्स भी कह सकते हैं, जैसे ऑटोनमस कंजम्पशन होता है। सेकंड, आपकी इनकम 50 है, आप 60 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो, यहां पर भी आपकी सेविंग्स नेगेटिव में है। आपकी इनकम 100, आपकी कंजम्पशन भी 100, यानी सेविंग्स 0। ये वो पॉइंट है जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना, जब आपकी सेविंग्स 0 हो जाती है। देन लास्ट पॉइंट, अब यहां पर आपकी इनकम 150 है, 140 आप कंज्यूम कर रहे हो, और यहां पर अब आपकी सेविंग्स जो है वो पॉजिटिव हो चुकी हैं। तो ये एक्चुअल आपकी सेविंग्स हैं। हेलो अनुज। सो व्हेन इनकम इज 0, सेविंग्स आर नेगेटिव। ऑब्जर्वेशन क्या कहती हैं? अगर आपकी इनकम 0 है तो सेविंग्स नेगेटिव होंगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी सेविंग्स भी बढ़ रही हैं, यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया जब आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गई, उस समय आपकी सेविंग्स 0 थी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब आपकी कंजम्पशंस कम है, सेविंग्स जिसके कारण पॉजिटिव हो गई, क्योंकि अब आप पैसा बचा रहे हो। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो ये आपकी है वाई एक्सेस, जो कि नीचे भी फ्लोट करेगी ऑब्वियसली क्योंकि नेगेटिव्स हैं, और ये आपकी है एक्स एक्सेस। सो आप देख सकते हो ये जो लाइन है ना वो अपवर्ड तो जा रही है लेकिन नेगेटिव से स्टार्ट हुई है। आपकी जो सेविंग्स है वो माइनस से स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे ये एक्स एक्सिस को टच कर रही हैं। ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी सेविंग्स 0 है। क्यों भाई सेविंग्स 0 क्यों है? क्योंकि जो आप अर्न कर रहे हो वो सारा आप कंज्यूम कर रहे हो। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट के बाद यहां पर अब आपकी सेविंग्स पॉजिटिव हो चुकी हैं, क्योंकि आपकी यहां पर इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू कंजम्पशन। सो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इस डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो नंबर 1, आपकी जो एस लाइन है, सेविंग लाइन जो है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है लेकिन नेगेटिव पॉइंट से, क्योंकि बिगिनिंग में जब आपकी इनकम नहीं होती, जब आप ऑटोनमस कंजम्पशन कर रहे होते हो, तो वो आपकी डिस सेविंग्स बन जाती हैं, आपकी सेविंग्स नेगेटिव में चली जाती हैं। सेकंड, जो आपकी सेविंग लाइन है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, अपवर्ड है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन, एक पॉइंट ऐसा आया जब आपकी सेविंग लाइन अपवर्ड स्लोप करते हुए एक्स एक्सिस को टच करती हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर आपकी सेविंग्स 0 है और यहां पर आपकी कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। सो टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके सामने हैं, एक बार जल्दी से इनको देख लीजिए। सेविंग लाइन नेगेटिव स्टार्ट होती है ऑटोनमस कंजम्पशन की वजह से, इसका पॉजिटिव रिलेशन है। जब आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी तो सेविंग्स नेगेटिव में होंगी, जब आपकी कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, सेविंग्स 0 होंगी, और जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो वो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाला पॉइंट है जहां पर आपकी सेविंग्स पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन का अलजेब्रिक रिलेशन किया, सिमिलरली
सेविंग फंक्शन को भी स्टडी करने के लिए अब आपको इसका फॉर्मूला, इसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे कंजम्पशन फंक्शन का था, वैसे ही सेविंग फंक्शन का भी है। सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑटोनमस सेविंग्स, क्योंकि बिगिनिंग में आपकी नेगेटिव सेविंग्स होती हैं, प्लस रेट ऑफ सेविंग्स मल्टीप्लाई बाय इनकम। यानी आपकी कितनी इनकम है, आप कितने रेट से अपनी सेविंग्स इंक्रीज कर रहे हो, और आपकी ऑटोनमस सेविंग्स कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेविंग कंजम्पशन क्या होगा, सेविंग और कंजम्पशन कितना होगा, सेविंग फंक्शन क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी नेगेटिव सेविंग्स है -20, आपका जो ये सेविंग रेट है वो है 0.2, क्योंकि आपको तो पता है अगर आपका 0.8 कंजम्पशन रेट होगा तो बचा हुआ 0.2 क्या होगा, सेविंग रेट, क्योंकि आपका जो रेट है वो 1 हो सकता है। 1, आपके पास अगर 1 रुपया है, उसमें से आप 0.8 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो, तो सेविंग्स तो फिर 0.2 ही आएंगी ना। तो यहां पर मान लो 0.2 है और आपकी इनकम है 200 रुपीज। सो 200 रुपए आपकी इनकम है, नेगेटिव सेविंग्स -20 है, और आपका जो रेट ऑफ सेविंग है वो 0.2 है, यानी आप अपनी इनकम का 0.2 सेव करते हो। तो बताओ 200 रुपए इनकम अगर आपकी पॉकेट में है, तो बताओ सेविंग्स कितनी कर सकते हो आप। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कितना आ जाएगा ये, ट्वेंटी, यानी 200 रुपीज में से 20 रुपीज आप सेव करते हो और 180 कंज्यूम करते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेविंग्स फंक्शन की। भाई जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन का रिलेशन अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया, सिमिलरली अब हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी करना है। होता क्या है ये टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन? प्रोपेंसिटी टू सेव एक तरह से सेविंग फंक्शन है जो कि हमें इनकम और सेविंग्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। यानी अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है ना कि इनकम और सेविंग के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आपके पास 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, नंबर 2 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पता है ना? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ऐसा मेथड है जो हमें यह बताता है कि हम हमारी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एक ऐसा मेथड है जो हमें यह बताता है कि हम हमारी इनकम का कितना पोर्शन सेव करते हैं, सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। सो यहां पर हमारी सेविंग्स एक बार हम जल्दी से लिख लेते हैं। ये हमारी सेविंग्स है। अब हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अगर कैलकुलेट करना है तो पहली वैल्यू क्या आएगी, -20 डिवाइड बाय 0, जो कि ऑब्वियसली इंफिनिटी ही आएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी आएगा। -10 डिवाइडेड बाय 50, ये आ जाएगा 0.2, जो कि नेगेटिव से स्टार्ट होगा। देन 0 डिवाइड बाय 100, 0 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 150, ये आ जाएगा समथिंग 0.06। ओके, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसी ऑब्जर्वेशन को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। इनिशियली
आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि भाई आपकी सेविंग्स नेगेटिव हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि भाई कंजम्पशन तो हमें करनी ही पड़ती है। कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, कंजम्पशन नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी जीरो नहीं होती। लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि हमारी सेविंग्स नेगेटिव में जा सकती हैं। हम उधार पैसा लेकर अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव जा सकते हैं। सेकंड, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल रिमेन नेगेटिव टिल कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। भाई जब तक आपकी कंजम्पशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, तब तक आपकी ये नेगेटिव रहेगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन, जहां पर हमारी सेविंग्स जो हैं वो जीरो हैं, वहां पर हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। यहां पर हमारी सेविंग्स जीरो है और यहां पर हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी जीरो है। नेक्स्ट, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग्स जब जीरो हो गई हैं, उसके बाद आपकी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू कंजम्पशन, और इस पॉइंट पर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी पॉजिटिव हो चुका है। क्लियर? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा एक से नीचे ही रहेगा, एक से ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आप सारी की सारी इनकम सेव तो नहीं कर सकते ना, आपको कंजम्पशन तो करनी पड़ेगी ना। बिकॉज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी मोर देन 1 एज इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड इट कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ टोटल इनकम। हम अपनी इनकम को टोटली सेव नहीं कर सकते, जितना कमाया वो सारा सेव नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए हमें कंजम्पशन तो करनी पड़ती है। सो इसलिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कभी भी एक या एक से ज्यादा नहीं हो सकता। हेलो अधिराज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। भाई अभी हमने आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताया, क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ऐसी टेक्निक थी, एक ऐसा मेथड था जिसकी हेल्प से हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ मच ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम्ड, यानी बढ़ी हुई इनकम का हम कितना प्रतिशत कंज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये स्टडी करते हैं कि कितनी इनकम हम सेव कर रहे हैं। हाउ मच इंक्रीज्ड इन द इनकम इज सेव्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी इनकम है वो 200 थी, 300 हो गई, और आपकी सेविंग जो है वो 100 थी, 150 हो गई। इसका मतलब अगर आप 100 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न करते हो तो उसमें से आप 50 रुपीज क्या कर देते हो? सेव कर देते हो। हाउ मच इंक्रीज्ड इनकम इज सेव्ड, यानी आप अपनी कितनी बढ़ी हुई इनकम का पोर्शन सेव कर लेते हो। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम। चलिए जल्दी से इसका भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारी सेविंग्स मेंशन कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी इनकम जो है वो हर बार 50 रुपीज से बढ़ रही है, यानी चेंज इन इनकम जो है वो 50 है। चेंज इन सेविंग्स कितनी है? -20 से -10 हुई। अब यहां पर ध्यान रखो, आपको डिफरेंस लेना है। -20 से आपकी इनकम -10 हुई, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 आएगा ना आपका यहां पर आंसर। ओके, आपकी जो सेविंग्स है वो एक तरह से बढ़ रही हैं। पहले आप नेगेटिव में थे, अब भी आप नेगेटिव में हो, लेकिन अब आपका पॉजिटिव वे में चेंज आया है। सो आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है? 10 आएगा। सिमिलरली अगेन 10 और यहां पर भी 10। सो
चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम, 10 डिवाइडेड बाय 50, अगेन वही वैल्यू 0.2, यहां पर भी 0.2 और यहां पर भी 0.2, यानी आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कांस्टेंट है। अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें, नंबर 1, लाइक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती हैं, सेविंग्स नेगेटिव में नहीं जाती। सेकेंड पॉइंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 से लेकर 1 तक रहता है, सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू भी 0 से लेकर 1 तक रहती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 कब होगा और 1 कब होगा? ओके, फर्स्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव is equals to 1 when entire change in income is saved। मान लो आपकी इनकम 200 रुपए से 300 रुपए हो गई, यानी आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई 100 रुपीज। आपकी चेंज इन इनकम कितनी हो गई? 100 रुपीज। आप पहले 50 रुपए सेव करते थे, अब भी आप 50 रुपए सेव कर रहे हो, सॉरी अब आप 150 रुपीज सेव कर रहे हो, यानी अब आप कितने रुपीज सेव कर रहे हो? 100 रुपीज। तो बस यहां पर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 आ गया। जितनी एक्स्ट्रा इनकम आपको मिली वो सारी की सारी एक्स्ट्रा इनकम आपने सेव कर ली, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 आएगा। इसके ऑपोजिट आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 भी हो सकता है, लेकिन कब? जब आपकी इंटायर इंक्रीज्ड इन इनकम कंज्यूम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी इनकम जो है वो 200 से 300 हो गई, लेकिन आप पहले भी 50 रुपए सेव करते थे, अब भी आप 50 रुपए सेव करते हो, यानी आपने अपनी सेविंग्स नहीं बढ़ाई, आपकी सेविंग्स चेंज ही नहीं की। इन दैट सिचुएशन अगर आपकी सेविंग्स चेंज नहीं होती हैं तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 आ जाएगा। आपकी सेविंग्स नो चेंज, 0 आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लास्ट ऑब्जर्वेशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव शॉर्ट रन में कांस्टेंट ही होती है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपनी इनकम भी बढ़ा सको और आप अपनी सेविंग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा सको। इसलिए शॉर्ट रन में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कांस्टेंट रहती है। और फाइनली अगर हम इन चारों के बीच में रिलेशन स्टडी करें तो रिलेशन सिंपल है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों को मिलाकर 1 आता है। ऐसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को मिलाकर 1 आता है। बाकी के फॉर्मूलाज आप अपने आप डिराइव कर सकते हो। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम -1 is equals to average propensity to save. Similarly, average propensity to save -1 is equals to average propensity to consume. अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, marginal propensity to consume -1 is equals to marginal propensity to save, and marginal propensity to save -1 is equals to marginal propensity to consume. So average और marginal propensity to consume, propensity to save क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, सब क्लियर। आई होप ये सारा कंटेंट अब आपको क्लियर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करेगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।